हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 3। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है एक वर्क डन का एक्सप्रेशन लिया था। जो हमारा वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम यहाँ पर जो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इनिशियली हमने 10 न्यूटन लगाया, वो डिस्प्लेस हो जाता है, फिर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, फिर वो अगेन डिस्प्लेस हो रहा है तो हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कंडीशन जो होती है वो कांस्टेंट फोर्स की होती है। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी 10 न्यूटन हो सकता है, कभी 20 न्यूटन हो सकता है, कभी 30 न्यूटन हो सकता है। तो हम फोर्स अगर बार बार चेंज होता है तो इसको हम वेरिएबल फोर्स की कंडीशन कहते हैं। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो इसका जो एरिया है वो टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और हमें अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसके छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, इस पूरे टोटल एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर हम इस जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इनके एरिया को हम सम अप कर लेंगे। और हम अज्यूम करते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन अगर हमने कंसिडर किया है तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो हमें अपना डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। अगर सपोज़ आपने अज्यूम किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है किसी भी पर्टिकुलर इस फोर्स एफ एक्स के लिए, अगर डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल है तो उस कंडीशन में जो हम फोर्स एफ एक्स है उसको अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ले सकते हैं। तो जो हमारा वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू वो किसके बराबर होगा? एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा। अब हमने यहाँ डेल्टा डब्ल्यू इसलिए लिया है क्योंकि हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो जो टोटल वर्क डन होगा वो W से रिप्रेजेंट होगा। आपको इन जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इसके एरिया को सम अप करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसका समेशन एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और हम अपनी लिमिट सेट कर देंगे। लिमिट जो है एक्स आई जो इनिशियल पोजिशन है और एक्स एफ जो है वो फाइनल पोजिशन है। जो टोटल वर्क डन है दैट इज द समेशन इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू द फाइनल पोजिशन एक्स एफ। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट अलाउड टू अप्रोच ज़ीरो, और अगर सपोज हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी कि अगर हमारी लिमिट जो है वो ज़ीरो की तरफ मूव कर रही है, इस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं when displacement is approaching towards zero, when displacement is approaching to zero, तो हम लिमिट कैसे सेट करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, समेशन ऑफ एक्स आई इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन एफ एक्स डेल्टा एक्स। और इस लिमिट को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू फाइनल पोजिशन एक्स एफ। सो बेसिकली हमारे पास में ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए? टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। और वर्क डन हम तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स जो है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बस आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि हम नॉर्मली जब भी वेरिएबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो हम इंटीग्रेशन ही हमारे पास में एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम टोटल वर्क डन या टोटल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम टोटल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको फाइनली ये याद रखना है कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ये एरिया है ये हमारे को वर्क की कैलकुलेशन करके देता है। तो जैसे अभी हमने ये एक अप्रोच यूज़ करी है वेरिएबल फोर्स के लिए, इसके लिए हमारे पास में जो है हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। तो हम अगर उस एग्जाम्पल को करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल फोर्स जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन जब भी हमें वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन करना है तो हमें पहले ग्राफ जो है प्लॉट करना पड़ता है।
तो अगर आप अपने पेज नंबर जो है 119 में एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हो तो इसमें हमने देखा है कि वुमन है जो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ट्रंक को पुश कर रही है, और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत रफ है। इनिशियली जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 10 मीटर होता है। इसके बाद वो देयरफॉर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, वो थक जाती है और उसके बाद उसका जो फोर्स है वो रिड्यूस होकर 50 न्यूटन हो जाता है, और यहाँ पर जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी ट्रंक को अगर रफ सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करने वाला है, और यहाँ पर जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स हमें दे रखा है वो 50 न्यूटन्स है। तो हमें इन दोनों फोर्सेस के लिए जो टू फोर्सेस लग रहे हैं, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, वर्क डन जो है कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 मीटर मार्क कर लिया, टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर है, और हमारा जो इनिशियल फोर्स उसने लगाया था उसको वो 100 न्यूटन है। थोड़ी देर बाद वो 50 न्यूटन लगाती है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमने ये देखा कि जो 10 मीटर तक के लिए फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, उसके बाद में जो है उसके बाद नेक्स्ट जो 20 मीटर तक के लिए जो फोर्स है वो 50 न्यूटन लग रहा था। तो अगर हम इस पूरे एरिया को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास में जो है इस तरीके से दो प्लेन फिगर्स मिल रहे हैं, एक रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है, ट्रेपीजियम है। इसके साथ साथ में जो है, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसकी वैल्यू हमें 50 न्यूटन दे रखी है, तो हमें इस टोटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। टोटल वर्क डन के लिए हम इसका नाम दे देते हैं, ये A, B, C और D, ये E और ये हो गया हमारा F, और इसको हमने G और H कर दिया। तो टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले रहे हैं तो उसके दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं तो ये हमारा 10 है, ये 100 है और ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स ये वाली हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 100 और इसकी वैल्यू हो गई 50, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 1000। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, तो ये 1750 जूल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल AFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFHG, और इस एरिया की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 20 और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई 50। तो ये हो गया हमारा -1000 जूल। तो यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्क करते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैलकुलेट करनी है वो वेरिएबल फोर्स के लिए। अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, क्योंकि फोर्स जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता और जो हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है उसमें फोर्स हमेशा वेरी करता रहता है। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम निकालनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, वेरिएबल फोर्स के लिए। और अगर आपको याद हो कि जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने बहुत स्मॉल जो है काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है, तो उसको हम dx से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो dk/dt हो जाएगा, एंड दिस इज d/dt इंटू हाफ mv²। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो चेंज होता नहीं और टू भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों टर्म्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो dk/dt इक्वल टू 1/2 हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करना है, v² का।
तो ये हमारा v स्क्वायर का हो जाएगा 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता है हमारा m डी वी अपॉन डी टी इंटू वी, और हम जानते हैं कि डी वी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, तो इसको हमने एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा हो गया डी के अपॉन डी टी, और एम ए किसके बराबर होता है, फोर्स के, और ये हो गया आपका डी के अपॉन डी टी। और जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। हमने डी के अपॉन डी टी लिखा, एफ और डी वी की जगह हमने क्या लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो हमने एक एक्सप्रेशन लिया है बहुत स्मॉल काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए कैलकुलेट किया है, लेकिन हमारी इनिशियल पोजीशन अगर एक्स आई है और फाइनल पोजीशन को अगर हम एक्स एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जस्ट देखा था कि टोटल अगर हमें कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम के आई से और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम के एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फाइनल इनिशियल पोजीशन है एक्स आई और फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स एफ। तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, के एफ माइनस के आई, के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर हो जाएगा आपका एक्स आई एक्स एफ एफ डी एक्स। और हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, ये किसके बराबर होता है, वेरिएबल फोर्स जब लगता है तो टोटल वर्क डन के बराबर, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो के आई माइनस के एफ माइनस के आई जो है वो किसके बराबर है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, हमारी वर्क डन के। तो सेम एक्सप्रेशन जो है हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ये, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स जो है वो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये डेरिवेशन की है वो न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। एंड जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो हमें एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन बताता है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। So basically work energy theorem involves an integral over an interval of time। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो डिराइव की थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाले हैं।